गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम सिया पति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हेलो। गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली वधिया। ओ माय गॉड चेहरे पे देखते ही ना मुस्कुराहट आ जाती है मुस्कुराहट। ये देखो सामने भिंडी कलर का बच्चा बैठा है कद्दू कलर का बच्चा सामने। ओ माय गॉड ग्रीन कलर की टी शर्ट डाल के बैठे हो मिर्ची बन के बैठे हो क्या हैं। गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सारे अनु भाई जितने बच्चे लाइव आ गए वेरी गुड इवनिंग। खुशी सारिका योगेश मानसी राहुल दीपिका उज्जवल क्या बात है बहुत बढ़िया। इतने बड़े बड़े दिल भाई साहब ग्रीन कलर के दिल रेड कलर के दिल येलो कलर के दिल ब्लैक कलर के दिल। इतने दिल कहाँ से लाते हो। मेरे पास तो एक ही दिल है उसमें आप सब लोग रहते हो।
ठीक है जी। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग कृष्णा, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग बाईजू। क्या हाल चाल है बाईजू? शायरी शायरी सुनाना, क्लास में कभी आना। हाँ, आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुड इवनिंग निक्की, गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग सरोज, वेरी गुड इवनिंग सारियानु जी, वेरी गुड इवनिंग। एक बार पहले ऐसा करो, अपना कम से कम अपना काम तो कर लिया करो। जो भी आप ग्रुप में, मतलब जिस भी ग्रुप में आप हो, फटाफट से ग्रुप में डाल दो, ठीक है, कि हाँ भाई सर की अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं तो फिर देख लो मैं प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब एक गलत बात है कि आप पहले दिन लाइव आते हो, फिर आपको पता लग जाता है कि सर तो अपना क्लास अपलोड करके रखेंगे, फिर मैं जब प्राइवेट करना स्टार्ट करने लग गया ना, फिर आपको होगी ये क्या हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चों को एक बार फटाफट से बोल दो भाई सर लाइव आ चुके हैं, लास्ट अमेंडमेंट क्लास है बस। आज हम सारी अमेंडमेंट्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बताओ जी, स्टार्ट करें? पक्का पक्का, चलो जी एक बार फटाफट से अपनी हाजिरी लगा दो। सारे सारे हाजिरी लगा दो, यस सर लिख के हाजिरी लगा दो, यस सर लिख दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी एक बार यस सर लिख दो जी। अनुराग गुड इवनिंग, खुशबू गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, विनीता गुड इवनिंग। सर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, क्या बात है। एक बार हाजिरी लगाओ फटाफट सारे, यस सर लिख के हाजिरी लगा दो। हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट करिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हो? एक बार फिर फटाफट से बोल दो, हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर। चलो जी आओ जी, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, आज हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट क्लास 1 हमने परसों कंप्लीट कर ली थी, आज हमारी लास्ट अमेंडमेंट क्लास है। अच्छा कोई बोलेगा जी, पहले मुझे बताओ अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में हमने कितनी अमेंडमेंट की थी जी? पहले मुझे बताओ अमेंडमेंट क्लास 1 में टोटल हमने कितनी अमेंडमेंट की थी? सर अमेंडमेंट क्लास 1 ये कब हुई थी भाई? हुई थी क्या? नहीं, आज ही दूसरी है, पहली तो हुई नहीं थी नालायक को। परसों जो अमेंडमेंट क्लास 1 हुई थी उसमें कितनी अमेंडमेंट की थी? टोटल मिला के 7 अमेंडमेंट की थी। एक बार फटाफट से पहले 5 मिनट लगाऊंगा, उन 7 अमेंडमेंट को एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर आज अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें दिखा दूंगा टॉपिक हमें कौन कौन से करने हैं और टोटल आज हमें कितनी अमेंडमेंट करनी है, उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। आज की क्लास के बाद जो अमेंडमेंट क्लास होगी वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की होगी। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की सारी अमेंडमेंट आज कंप्लीट हो जाएंगी जीएसटी की। मतलब जीएसटी में इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। 2 अमेंडमेंट क्लास बस आपने करनी है। जिनके जून 22 में एग्जाम थे उन्होंने 2 अमेंडमेंट क्लास कम करनी है। 2 अमेंडमेंट के अलावा जीएसटी में कोई सिंगल अमेंडमेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान देना जी। जो आज हम फाइनली कंप्लीट कर लेंगे, 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा लगेगा, वो नहीं पता, बट आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे जी। ठीक है, एक बार पहले मेरे को फटाफट से ना 7 की 7 अमेंडमेंट एक बार मेरे को रिकॉल करवा दो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था। याद करो 7 अमेंडमेंट जो हमने की थी लास्ट क्लास में, उसमें एक तो अमेंडमेंट नंबर 1 क्या थी? अमेंडमेंट नंबर 1 सप्लाई के चैप्टर में थी जी। अब सप्लाई के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट थी कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी करेगा, कोई ट्रांजेक्शन करेगा विद कंसीडरेशन, उसके काम को हम सप्लाई में कवर कर लेंगे। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 में क्या था कि टोटल मिला के 8 गुड्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिट स्कीम के इनएलिजिबल हो जाएंगे जी। 4 गुड्स तो पहले भी थे पति, और 4 गुड्स अभी ब्रिक्स वाले इन्होंने ऐड किए हैं। टोटल मिला के 8 गुड्स अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम के इनएलिजिबल बन जाओगे। सेकेंड अमेंडमेंट ये थी। तीसरे अमेंडमेंट क्या थी कि अब स्विगी जोमेटो वाले भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं। इट मीन्स अगर मान लो मैंने स्विगी के थ्रू खाना मंगाया या जोमेटो के थ्रू मैंने खाना मंगाया तो स्विगी और जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। बट अगर मैंने स्विगी या जोमेटो के थ्रू ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगाया जो रेस्टोरेंट एक होटल में है और उस होटल के रूम का पर डे किराया 7500 से ज़्यादा है, फिर होटल वाला जीएसटी पे करेगा, फिर स्विगी जोमेटो वाले पे नहीं करेंगे। बट अगर उसका पर डे किराया 7500 से कम होगा फिर स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। ये अमेंडमेंट नंबर 3 थी। अमेंडमेंट नंबर 4 क्या थी? आईटीसी के चैप्टर में जितने इनवॉइस अपलोड करोगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं करोगे उतने का आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 4। फिर अमेंडमेंट नंबर 5 क्या थी कि जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेट करवाना है। अब अगर आधार नंबर है तो अच्छी बात है, अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार के एनरोलमेंट आईडी, अपना पासपोर्ट हो गया विद फोटो हो गया जी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर आधार आने के 30 दिन के अंदर आपको आधार सबमिट करवाना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ था। फिर अमेंडमेंट नंबर 6 के अंदर क्या था कि टोटल 7 गुड्स अब ऐसे हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट आप ले नहीं पाओगे। 3 गुड्स पहले भी थे, एक तो पान मसाला, एक टबैको हो गया और एक आइसक्रीम हो गया, और 4 ब्रिक्स वाले ऐड हो गए। इन 7 गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपए की लिमिट रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं होगी। अमेंडमेंट नंबर 6।
फिर अमेंडमेंट नंबर 7 क्या थे कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, मुझे रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी है, तो 30 दिन का टाइम मेरे को मिलता था। फिर गवर्नमेंट ने कहा एक्सटेंशन मिल सकती है 30 दिन की, कौन एक्सटेंशन करेगा, एसी और डीसी, और 30 दिन की टाइम लिमिट और एक्सटेंड होगी, वो कौन करेगा, कमिश्नर। टोटल मिला के मैक्सिमम 90 डेज मुझे मिल सकते हैं। ये अमेंडमेंट नंबर 7 थी। टोटल 7 अमेंडमेंट हमने लास्ट क्लास में की थी, है जी। अब 7 अमेंडमेंट एक बार हमने फटाफट से रिवाइज भी कर ली। जिन बच्चों ने डिटेल में नहीं देखी, एक बार अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 जाके देख लेना जी। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों बच्चे, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 सबके लिए, अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 भी सबके लिए। जो अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 आएगी वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होगी, वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं होगी जी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ सर, आज हमें कितनी अमेंडमेंट करनी है? जैसे लास्ट क्लास में तो 7 अमेंडमेंट की थी, तो आज हमें कितनी अमेंडमेंट करनी है? आज हमें टोटल मिला के 11 अमेंडमेंट करनी है। ओए, मतलब 7 अमेंडमेंट करने में 1.5 घंटा लगा था, तो 11 अमेंडमेंट करने में 2 घंटे लगेंगे? आंसर इज नो। 11 अमेंडमेंट करने में मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी छोटी है। अब एक बार चेक करते हैं कि आज हमें किस किस टॉपिक में अमेंडमेंट करनी है। एक तो टॉपिक आज हम करेंगे टैक्स इनवॉइस का, कि टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है। टोटल मिला के 3 अमेंडमेंट जो है वो टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में है। फिर अमेंडमेंट करेंगे ई वे बिल की, एक अमेंडमेंट जो है वो ई वे बिल के चैप्टर में है। फिर अमेंडमेंट करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी की, एक अमेंडमेंट जो है वो पेमेंट वाले चैप्टर में है। फिर अमेंडमेंट करेंगे रिटर्न के चैप्टर में, 3 अमेंडमेंट जो है वो रिटर्न के चैप्टर में है। फिर अमेंडमेंट करेंगे इंस्पेक्शन और डिमांड रिकवरी के चैप्टर की, 2 अमेंडमेंट जो है वो इस चैप्टर में है। फिर एक अमेंडमेंट करेंगे यूटी जीएसटी की, एक अमेंडमेंट जो है वो उसके अंदर है। टोटल मिला के 11 अमेंडमेंट आज हमें कंप्लीट करनी है। तो 11 आज की हो गई, 7 पहले की हो गई, टोटल मिला के 18 जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट हैं, जो दिसंबर 22 के लिए हमें करनी है। बस इतनी सी बात ध्यान देना। तो फाइनली इस बात के साथ जी, इस बात के साथ अब फाइनली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब सारे बच्चे एक बार सीधे होके बैठ जाओ। हेलो अंकल, अंकल एक बार अब सीधे होके बैठ जाओ, और एक बार ना मम्मी पापा को बोल दो कि 1 घंटा डिस्टर्ब ना करें। अंकल, अरे मैं पापा को बोल रहा हूँ आपके, अंकल आंटी प्लीज़ 1 घंटा ना इसको डिस्टर्ब मत करना। ये बहुत नालायक बच्चा है, हद से ज़्यादा नालायक बच्चा है। तो बस 1 घंटा इसको बैठने दो, और 1 घंटे के बाद ना इसे कुछ भी करवाना, चाहे कपड़े धुलवाना, चाहे बर्तन बनवाना, कुछ भी करवाना, बट 1 घंटा इसको अमेंडमेंट देखने दो, ठीक है ना? पक्का पक्का ना? फिर बीच में उठाओगे तो नहीं ना? चलो इधर देखो ध्यान से। अब इधर आओ जी। अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 जो है, सॉरी अमेंडमेंट क्लास कर रहा हूँ, अमेंडमेंट 1 जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करो। सबसे पहली अमेंडमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी, वो अमेंडमेंट हमारी टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाले चैप्टर में है। पहले मेरे को एक बात बताओ सर, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में ना एक कॉन्सेप्ट हमने किया था ई इनवॉइस का, बताना एक बार जी, जल्दी बोलो फटाफट सीधी। मेरे को पूरी क्लास से बस मेरा एक क्वेश्चन है, ये सीएस प्रोफेशनल के लिए भी है ना? यस, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी उनके अमेंडमेंट क्लास अरुण सेतिया सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी, वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब मेरे को एक बार फटाफट से बोलो सारे बच्चे, ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था जी। अब याद करो, ई इनवॉइस वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था, तो ई इनवॉइस वाले केस में कितनी लिमिट होती है, मतलब कितनी टर्नओवर के बाद ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है? एक बार मेरे को बताना। सर ई इनवॉइस की लिमिट पता कितनी होती है? हम बताएंगे सर आपको, 1 मिनट को हम बताएंगे। लिमिट होती है 500 करोड़। हाँ जी, लिमिट कितनी होती है? 500 करोड़ की? 500 करोड़ की? नहीं 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 नहीं, 250 करोड़, 250 करोड़ की लिमिट होती है। नहीं 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 नहीं, 100 करोड़, 100 करोड़ की लिमिट होती है। नहीं 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 सर, आपने कहा था 50 करोड़ की लिमिट होती है। 50 करोड़ की लिमिट होती है ना? अब इस लिमिट में चेंज आ गया। अब ये लिमिट जो हो चुकी है ना, वो आपकी 20 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है। मतलब अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि प्रीवियस ईयर 17-18 से ऑनवर्ड अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज़्यादा होगी ना, उसको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। तो बिल्कुल सिंपल सा चेंज आया है। जो आपके नोट्स में 50 करोड़ की लिमिट है, उसको काट के 20 करोड़ की लिमिट कर दो। अमेंडमेंट नंबर 1 खत्म है। नहीं मतलब अमेंडमेंट नंबर 1 खत्म बस। मतलब जहाँ पे 50 करोड़ की लिमिट थी, वहाँ 20 करोड़ की लिमिट है, और कोई भी चेंज नहीं है। अब एक बच्चा ये सामने बैठा है, कह रहा भाई मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर हूँ, ये ना विवेक सर गलत पढ़ा रहे हैं, तेरे को पता है? भाई 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई, कसम लगे माता रानी की मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई है। और ये ना विवेक सर पता नहीं 20 करोड़ की लिमिट कह रहे हैं। भाई पुरानी लिमिट बता रहे हैं। इधर आओ नालायक, बिना बात के बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो। 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई है, यस हो गई है, बट वो लिमिट है 1 अक्टूबर 22 से। हमारे एग्जाम में जो अमेंडमेंट आती है वो 31 मई तक की आती है। अक्टूबर की अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में नहीं आती। चलो निकलो यहां से,
नालायक। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना, अगर किसी ग्रुप में 10 करोड़ रुपए की लिमिट देखने को मिल रही है, अगर किसी ग्रुप में 10 करोड़ रुपए की लिमिट देखने को मिल रही है तो उसको भी समझा देना, कुछ भी समझ लो कि 10 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जिनके दिसंबर 22 में एग्जाम है उनके एग्जाम में 20 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो 10 करोड़ की लिमिट हो चुकी है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में वो 10 करोड़ की लिमिट हो चुकी है। हाँ, अगर आपको जून 23 में एग्जाम देने हैं तो 10 करोड़ की लिमिट कर चुके हो, बट मुझे पता मेरी फैमिली ने दिसंबर 22 में देने हैं और दिसंबर 22 में निकालने हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए 20 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो अमेंडमेंट नंबर 1 कह रही जहां 50 करोड़ रुपए की लिमिट थी वो लिमिट अब कितनी हो चुकी है, 20 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है। चेंज नंबर 1 ही आया। अच्छा, एक ना वैसे चेंज नहीं है, बट मुझे आपसे पूछना है, एक बात मेरे को बताओगे, जो ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट आपने कहा कि सर अगर टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होगी ना तो ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, तो क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी बता सकता है कि ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट किस केस में एप्लीकेबल था? मैं दोबारा कह रहा हूं, अमेंडमेंट नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और मेरी फैमिली का बच्चा गलती ना कर आए, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो मेरे को बस इतना बोल दो, 20 करोड़ के बाद ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, ये बात तो समझ में आ जाती है, बट ई इनवॉइस किस केस में इशू करना जरूरी है? मतलब क्या वो B2B वाले केस में जरूरी है, क्या वो B2C वाले केस में जरूरी है, या दोनों ही केस में ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है? बस मेरे को ये बता दो जी, जल्दी बोल दो फटाफट से। अरे क्या बात है प्रशांत, संतोष भाई साहब, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, आपकी नजर उतारूं मैं यार, इधर आओ। ओ माय गॉड यार, कमाल कर रहे हो तुम तो भाई साहब। क्लैपिंग है यार, क्लैपिंग है, वाकई मान गया भाई साहब, आज कमाल कर देते हो आप यार, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। याद करो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो B2B वाले केस में एप्लीकेबल है, B2C वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो बस एक बात ध्यान देना कि ई इनवॉइस B2B वाले केस में एप्लीकेबल होगा, B2C वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने और किया था B2C वाले केस में, मेरे को याद करवाना एक बार, दिशा याद करवाएगी, दिशा, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है दिशा मेरे को याद करवाएगी। दिशा एक बार बताना, वो B2C वाले केस में हमने कोई कॉन्सेप्ट किया था B2C वाले केस में? अरे सर मैं तो क्रक्स पढ़ती हूँ, अंजलि तू ही बता दे, मैं तो क्रक्स याद करके जाती हूँ। B2C वाले केस में याद करो, बताओ ना, B2C वाले केस में कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कौन सा कॉन्सेप्ट था? डायनेमिक QR कोड वाला। यस, मतलब एक कॉन्सेप्ट हमने किया था कि सर B2C वाले केस में वो कॉन्सेप्ट क्या था? डायनेमिक QR कोड वाला। कोई बताएगा डायनेमिक QR कोड की लिमिट क्या थी? कोई बताएगा डायनेमिक QR कोड की लिमिट क्या थी? डायनेमिक QR कोड की लिमिट थी 500 करोड़ रुपए की लिमिट थी, और उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ना ये चीज ना हो कि 20 करोड़ रुपए की लिमिट यहां हो गई है तो वहां भी लिमिट चेंज हो चुकी है। आंसर इज नो। तो ई इनवॉइस वाले केस में 20 करोड़ की लिमिट हो चुकी है, और डायनेमिक QR कोड वाले केस में आज भी 500 करोड़ रुपए की ही लिमिट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ये बात क्लियर हो गया जी। तो एक बात और बताओ रही, अब ई इनवॉइस B2B वाले केस में है और डायनेमिक QR कोड जो है वो B2C वाले केस में है, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा, डायनेमिक QR कोड के अंदर भी एक चेंज आया है, बट वो चेंज लिमिट के अंदर नहीं है। डायनेमिक QR कोड के अंदर भी एक चेंज आया है, बट वो चेंज लिमिट के अंदर नहीं है। वो चेंज है क्या? मैं चाहता हूं आप मुझे बताओ। एक बात मेरे को सोच के बताना, एक हमने ना रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन की थी, किसी को याद है? GST में एक हमने रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन की थी। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा मेरी क्लास में ना, लाइव चैट के अंदर आंसर दे दे, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या थी, एक बार बताना मुझे जी। एक बार मुझे फटाफट से बोलो, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या थी जी? सर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन सर आई थिंक ना सेक्शन 294 में दी हुई थी। तो सेक्शन 294 में रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हुआ था, ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, मतलब जो पर्सन रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 25 में, और 25 में लिखा है जो 22 और 24 में रजिस्टर्ड होगा। बट उसमें एक लाइन लिखी थी, बट डज नॉट इंक्लूड, याद कर लो, बट डज नॉट इंक्लूड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर। बस मैं एक लाइन आपको याद करवाना चाहता हूं, उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, जो बच्चा अच्छे से पढ़ने वाला है, उसमें एक लाइन लिखी थी कि रजिस्टर्ड पर्सन में इंक्लूड नहीं होंगे वो पर्सन जिनके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्या ये बात आपको याद आती है, नहीं आती जी?
क्या ये बात आपको याद आती है नहीं आती? अरे मनीषा कैसे बेकार की बात कर रहे हो? ये जो आपने लिखा है ना, ये आपने लिखी है टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन लिखी है आपने। मैं पूछ रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन। रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में क्या था? ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन होल्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या ये बात आपको याद आती है नहीं आती? याद आती है ना। अब मेरे को अपने आप बोल देना चेंज क्या आया है। अब मेरे को अपने आप बोल देना चेंज क्या आया है। एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, आपने कहा ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट B2B में लगता है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा डायनेमिक क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट B2C में लगता है। मैं कह रहा हूं कमाल कर दिया आपने। अब एक बात मेरे को सोच के बोला, B2C का मतलब क्या हो गया कि बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो एक सप्लायर है, उसने सप्लाई की मिस्टर एक्स को। एक सप्लायर ने ना सप्लाई की मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स जो हैं उनके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आवाज मार देना जी, मान जाऊंगा आपको। मैं कह रहा हूं वहां लो मेकर बन जाओ यार। आज मैं कह रहा हूं बन ही जाओ लो मेकर। मेरी क्लास का हर बच्चा लो मेकर है सर। आप लो बनाना जानते हो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, और आपको मैं दिखा दूंगा अभी आप खुद लो बनाओगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर सप्लायर ने सप्लाई की मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स के हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो अपने बोल देना इस सप्लाई को हम B2B सप्लाई मानेंगे या B2C सप्लाई मानेंगे। बस ये बोल दो, इसको हम B2B मानेंगे या B2C मानेंगे। मतलब क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, या रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन? मतलब क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों को रजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं? नहीं मानते। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते तो क्या ये सप्लाई B2B में काउंट करेंगे या B2C में काउंट करेंगे? B2C में काउंट करेंगे। तो अपने बोल देना क्या इस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बस ये बोल दो, क्या इस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? आवाज मार देना, क्या इस केस में भी डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? सर अगर आपने कहा इसको B2C सप्लाई में कवर करेंगे, तो क्या इस केस में भी डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस पड़ेगी ना। अब आपने खुद लो बनाया है, फिर आप मुझे मत कहना कि हम लो नहीं बना सकते। सर हम कैसे लो बनाएंगे? आपने खुद लो बनाया ना, मैं आपको दिखाता हूं। अब जो आपने मुझे बोला, पहले तो अमेंडमेंट नंबर 1 देख लो जी। 20 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए की नई लिमिट है। करक्स निकल के आ रहा है। दिशा को बुलाओ यार, दिशा को बुलाओ। दिशा करक्स आ गया, एक बार चेक कर लो करक्स क्या है। B2B वाले केस में इनवॉइस आफ्टर 20 करोड़ प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड, मतलब 17-18 से किसी भी साल में अगर तुम्हारी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में ई इनवॉइस चाहिए। ये पहली अमेंडमेंट है। 10 करोड़ रुपए की लिमिट मैंने लिखी है, लिख के काटी हुई है, मतलब वो लिमिट दिसंबर 22 में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। अमेंडमेंट नंबर 1 डन। अब मैं आपको एक अमेंडमेंट दिखा रहा हूँ डायनेमिक क्यूआर कोड में। ये देखो डायनेमिक क्यूआर कोड में ये अमेंडमेंट आई है जो आपने मुझे बताई है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है जिसके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसको डीम्ड, मतलब माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा ये सप्लाई B2C सप्लाई है, और इस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ये अमेंडमेंट आपकी आई है जी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक सप्लायर ने यूआईएन होल्डर वालों को सप्लाई की, तो क्या इस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? तो आंसर क्या लिख के आओगे? यस, डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ये अमेंडमेंट आपकी आ गई है। और लिमिट आज भी 500 करोड़ रुपए की है, लिमिट में कोई भी चेंज नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब अगला चेंज क्या है जी? अगला चेंज ये है, आपको मैंने क्लास में कहा था कि ई इनवॉइस जो होते हैं ना, वो B2B वाले केस में होते हैं, और जिसकी टर्नओवर अभी नई अमेंडमेंट क्या है, जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में इशू करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब मैं आपको कुछ केस ऐसे बताने जा रहा हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी केस में कवर हो जाते हो, अगर आप इनमें से किसी भी केस में कवर हो जाते हो ना, तो चाहे B2B वाला केस क्यों ही ना, चाहे B2B वाला केस क्यों ना हो, उस केस में ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बार चेक करना जी, ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जी, इसको मार्क कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। तो सारे बच्चे एक बार सीधे होके बैठ जाओ जी। हेलो अंकल, सीधे होके बैठो एक बार प्लीज यार, प्लीज लेटना नहीं है, एक बार सीधे होके बैठो और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। अब किन किन केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। कह रहे हैं हाउ एवर फॉलोइंग एंटिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस। किस केस में? सबसे पहला SCZ,
मतलब SEZ वाले केस में ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला तो ये बाहर निकाल दिया। दूसरा, अगर कोई इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC है, इनको बाहर निकाल दिया, इन केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट कह रही है GTA की सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हैं, उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा, गवर्नमेंट कह रही है सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, इट मींस अगर कोई सप्लायर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, उस केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर पांचवा, गवर्नमेंट कह रही है मल्टीप्लेक्स, जो ये मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, आइनॉक्स हो गया, PVR हो गया, ये जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, ठीक है जी, इनमें ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी इन्होंने दो चीजें और ऐड की हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी वाले केस में भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट ने भी अपने आप को बाहर निकाल दिया। मतलब अमेंडमेंट बस इतनी सी आई है कि अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, इन वाले केस में भी ई इनवॉइसिंग एग्जम्प्ट है, मतलब यहाँ पर भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है जी, ये आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बार फटाफट से बोल दो जी। अरे सर सभी अंकल थोड़ी हैं, हाँ तो आप मेरे लिए अंकल ही हो क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। हाँ, ज़्यादा मजे मत लो, मेरे को ये बताओ, अमेंडमेंट बताई नहीं जा रही, बस बातें लिखवा लो, सभी अंकल थोड़ी हैं। बताना अमेंडमेंट जरा, क्या बच्चे का नाम है? प्रशांत। प्रशांत एक बार अमेंडमेंट बताना, बताओ कहाँ कहाँ पे इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कर दी ना वही बात, मेरे से आपने अमेंडमेंट पूछ ली, मेरे से आपने अमेंडमेंट पूछ ली, सर मेरे से आपने अमेंडमेंट पूछ ली, नहीं पता मुझे, काम खत्म, अब किसी और से पूछ लो। अरे नालायक, बताओ ना कौन कौन सी हैं। सर देखो, पहली बात तो SEZ वाले केस में इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, फिर आपने बोला इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, यहाँ पे इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, फिर आपने बोला तीसरा 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 कौन सा, GTA की सर्विस वाले केस में इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा, आपने क्या बोला कि अगर कोई सप्लायर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है पैसेंजर की, वहां पे इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मल्टीप्लेक्स वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी है, उस केस में भी इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे केस आपके एग्जम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको याद करने का तरीका पता कैसे निकाला है, जो मेरे से बन सकता था। देखो यार, जो मेरे से बन सकता था, मैंने बोल दिया IMBG, ठीक है जी, IMBG और फिर SP और LG। सर इसका मतलब क्या हुआ, वो वैसे याद करने के लिए यार। ठीक है जी, IMBG का मतलब मैं बेस्ट गुरु हूँ। ओ माय गॉड, हो गया सर, अपनी तारीफ खुद ही है, अपने मुआ मिट्ठू कहते हैं, यही कहते हैं ना। चलो जो भी है यार, तुम तारीफ नहीं करते तो मैं तो अपनी कर सकता हूँ ना। तो देखो IMBG का मतलब क्या है, I का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, M का मतलब मल्टीप्लेक्स, B का मतलब बैंकिंग कंपनी, G का मतलब GT हो गया, उसके बाद S का मतलब SEZ, P का मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, L का मतलब लोकल अथॉरिटी और G का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सब केस जो हैं यहाँ से बाहर हो चुके हैं, बस ये बात ध्यान दो जी, इनमें इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कमाल की बात देखो जी, भाई साहब 3 अमेंडमेंट कवर कर लिए हमने, पता लगा 11 में से 3 अमेंडमेंट कवर। मजा आ गया यार, 11 में से 3 अमेंडमेंट कवर। कोई याद करवाएगा 3 अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं? अभी याद करवाते हैं सर। देखो पहली बात तो तीनों अमेंडमेंट जो हैं वो इनवॉइस वाले चैप्टर की हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट आपने बताई कि 50 करोड़ रुपए की लिमिट इनवॉइस वाले केस में 20 करोड़ की हो चुकी है, पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज ये है, डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर को, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होता, तो उसको B2C सप्लाई मानेंगे, वहां पे डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तीसरा, फिर आपने अमेंडमेंट बताई कि इन केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। किन केस में रिक्वायरमेंट नहीं है? IMBG, SP और LG। I का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, M का मतलब मल्टीप्लेक्स हो गया, B का मतलब बैंकिंग कंपनी हो गया, G का मतलब GT हो गया, S का मतलब SEZ हो गया, P का मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया और L का मतलब हो गया लोकल अथॉरिटी और G का मतलब हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सब यहां से बाहर हो चुके हैं, इन केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। 3 अमेंडमेंट हमारी खत्म। क्या बात है यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया, सही में मजा आ गया भाई, मजा आ गया जी, मजा आ गया। अब आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 4 जो ई-वे बिल के अंदर आई है। किसी को याद है ई-वे बिल के अंदर, किसी को याद है ई-वे बिल के अंदर वैल्यू क्या थी? मतलब कितनी वैल्यू के बाद ई-वे बिल इशू करना जरूरी था, बताना मुझे। कितनी वैल्यू के बाद ई-वे बिल इशू करना जरूरी था? मेरे को एक बार फटाफट से बताओ जी, शाबाश मेरे बच्चे। बस 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 खत्म है जी, खत्म है, खत्म होने वाली अमेंडमेंट। बस मेरे को बता दो, ई-वे बिल कितनी वैल्यू के बाद इशू करना जरूरी था? ई-वे बिल जरूरी था सर 50,000 के बाद।
तो क्या उसमें कोई चेंज आई है? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ई वे बिल की वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती थी? याद करो, वो अगर कार्गो नॉर्मल कार्गो है तो 200 किलोमीटर एक दिन, अगले 200 के लिए फिर एक दिन और होता था। और अगर मान लो वो कार्गो है ओवर डायमेंशनल कार्गो तो 20 किलोमीटर एक दिन, अगले 20 किलोमीटर एक दिन। सर क्या इसमें कोई भी चेंज आया? आंसर इज नो, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। सर फिर चेंज क्या है? अब बता रहा हूँ चेंज क्या है। याद करो, आपको मैंने कहा था कि अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो ना तो उस केस में आपका ना ई वे बिल जो है ब्लॉक हो जाता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो लगातार मैंने 2 महीने से ना जीएसटीआर 1 के इनवॉइस अपलोड नहीं किए। मतलब गवर्नमेंट कह रही है 2 महीने हो गए तूने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड नहीं किए, तो अगर तूने 2 महीने लगातार जीएसटीआर 1 में इनवॉइस तूने अपलोड नहीं किए ना तो हम तेरा ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। और जब गवर्नमेंट ने कहा था कि ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक का मतलब क्या है? कि तू आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सप्लाई नहीं कर पाएगा, बिजनेस तेरा ठप हो जाएगा, प्रॉफिट तेरे खत्म हो जाएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, हम तेरे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब प्रॉब्लम ही आती थी कि जब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की कि हम ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे तो गवर्नमेंट से गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गवर्नमेंट ने कहा हम ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने कोई डिफॉल्ट किया, अब मैंने लगातार ना 2 महीने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की। अब अगर लगातार 2 महीने मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की तो गवर्नमेंट ने कहा ओए ओए इधर ओए इधर कहां पागल लग रहा भाई, नहीं उड़े आ जा भाई, तन्ने 2 महीने लगातार जीएसटीआर 1 फाइल को ना की, तेरा जो ई वे बिल है ना हम अब ब्लॉक कर देंगे। अब तो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। जब गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया तो ब्लॉक पता कैसे किया? कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक कर दिया और मेरी इनवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक कर दिया। मतलब कि जब मैं आगे सप्लाई करूंगा तो भी मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं किसी से परचेज करूंगा ना तो परचेज वाले केस में भी ई वे बिल ब्लॉक कर दिया। अब उस सप्लायर ने कहा गवर्नमेंट के पास जाके, गवर्नमेंट यार इधर आओ मेरे पास बैठो, क्या हो गया आपको? नहीं सब कुछ सही है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा ओए ओए बोल कैसे रहे, नहीं सब कुछ सही है ना? भाई एक बात बताओ यार, वीजी ने डिफॉल्ट किया, नहीं मेरे को एक बात बताओ, वीजी ने डिफॉल्ट किया तो वीजी की आउटवर्ड सप्लाई पर ई वे बिल ब्लॉक करो ना। अगर मान लो मैं मिस्टर ए वीजी को सप्लाई कर रहा हूं, तुमने मेरा ई वे बिल ब्लॉक क्यों कर दिया भाई? इसमें मेरी क्या गलती है भाई? उसकी गलती का इल्जाम मैं क्यों भुगतूं? मेरा बच्चा ही नालायक निकला, मेरा बच्चा ही आवारा निकला, उसके संस्कार ही ऐसे हैं भाई, उसका जुर्म मेरे सिर में क्यों डाल रहे हो भाई? अगर मारना है उसको मारो ना, वो कुछ काम कर रहा है, उसके पाप है, उसके कर्म है, सब कुछ उसके, तो मेरे को क्यों कह रहे हो? तुमने कह दिया ई वे बिल ब्लॉक है, आउटवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक है, इनवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक है, ये क्या मतलब हुआ यार? भाई उसने कोई डिफॉल्ट किया, उसकी आउटवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक करो, इनवर्ड सप्लाई का ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तो अपने आप बोल देना ई वे बिल ब्लॉक करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी सप्लाई का ब्लॉक करना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई का या इनवर्ड सप्लाई का? बस मेरे को ये बता दो जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी, किस सप्लाई का ब्लॉक करना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई का या इनवर्ड सप्लाई का? मेरे को फटाफट से बोल दो जी, किसका ब्लॉक करना चाहिए? फटाफट से बोल दो जी। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ई वे बिल जो ब्लॉक करना चाहिए वो आउटवर्ड सप्लाई का ब्लॉक करना चाहिए, इनवर्ड सप्लाई का ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो बस यही अमेंडमेंट आई है जी। यार मैं तो कह रहा हूं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, अगर हमारी अमेंडमेंट क्लास देख रही हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं एक से एक फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं। हाँ नहीं सही बता रहा हूं, इसमें से कोई उठा के ले जाओ आप, इनसे कंसल्ट कराओ, देख लो सारे, आप देख लो, ये देख लो सीतारमन जी, आप एक बार चैट पढ़ लो, 100% बच्चा सही आंसर दे रहा। बताओ, मैंने तो इनको आंसर भी नहीं बताया अभी, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, इन्होंने आंसर खुद दे दिया। कमाल कर दिया यार बच्चों ने यार। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो अमेंडमेंट क्या आई है। अमेंडमेंट यही आई है, देखो जी, करेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को सामान बेचा, ए ने आगे सी को बेचा। अब मान लो मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की लास्ट 2 महीने की, तो गवर्नमेंट ने इसका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो पहले आउटवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक था, इनवर्ड पर भी ब्लॉक था। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, देखो पहले यहां पर ब्लॉक था, यहां पर ब्लॉक था, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि यहां पे आप जनरेट कर सकते हो, इस वाले केस में आज भी ब्लॉक है। मतलब अमेंडमेंट जो है बस इतनी सी है, ठीक है नी? हाँ देखो आयुष कह रहा है सीतारमन जी ओनली आउटवर्ड सप्लाई का, ओके समझ गए, चलो अब जाओ, अब नया लो बनाना, क्योंकि ये लो हमने आपको बताया। क्या बात है यार, बच्चे हो तो भाई साहब ऐसे हो।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, क्लियर है जी। तो मुझे फटाफट से बोल दो, अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल सी है जी। अगर मान लो कोई भी डिफॉल्ट होगा तो इसका ई वे बिल ब्लॉक करेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई का ब्लॉक करेंगे, इनवर्ड सप्लाई का ब्लॉक नहीं करेंगे। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया हुआ है। ओल्ड लॉ में दोनों का ब्लॉक था, नए लॉ में सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का ब्लॉक है, इनवर्ड सप्लाई वाले केस में जनरेट कर सकते हो। डन है जी, ये अमेंडमेंट नंबर 4। 4 अमेंडमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बताओ, बातों बातों में अमेंडमेंट ऐसे कंप्लीट हो रही है जैसे मजा आ रहा है। ठीक है जी, अब आ जाओ एक बार 5वीं अमेंडमेंट। 5वीं अमेंडमेंट जो है वो चैप्टर है जी पेमेंट ऑफ टैक्स का जी। पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर है, एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट एग्जाम में रेलिवेंट हो या ना हो मैटर वो नहीं है, अमेंडमेंट है तो हमें करनी है, बात खत्म। क्योंकि मुझे नहीं पता ना पेपर कहाँ से बनेगा, कल कहीं मुझे पकड़ लो पेपर के होल के बाहर, मेरे को 3-4 चांटे मार दो कि भाई साहब आपने कहा था एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में आ गई। इधर आ विवेक के बच्चे, इधर आ, तूने कहा था ना अमेंडमेंट में नहीं आएगी, अब आ गई अमेंडमेंट, तो इसलिए मैं तो करवा रहा हूँ जी। अब सुना ध्यान से, अमेंडमेंट है क्या। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या है वो सुनना जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है विवेक, जो तेरा आईटीसी है ना, जो तेरा आईटीसी है, अच्छा आईटीसी किस लेजर के अंदर होता है एक बार बताना मेरे को, बस ये बोल दो आईटीसी किस लेजर के अंदर होता है। जो हम आईटीसी क्लेम करते हैं वो किस लेजर के अंदर होता है, बताना एक बार जी। बोलो ना यार, एक आंखों से ना पानी मत निकाला करो, सही बता रहा हूं, मेरे को आंसर दिया करो। आईटीसी जो है वो किस लेजर के अंदर होता है, हाँ ये आंसर चाहिए होता है। किस लेजर के अंदर होता है, क्रेडिट लेजर के अंदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये बात क्लियर है। अच्छा, क्रेडिट लेजर को हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। क्रेडिट एक पापी वस्तु है, क्रेडिट एक पापी वस्तु है, हैं? बोलना बोलना लाइन जो मैंने क्लास में बताई थी आपको, क्रेडिट एक पापी वस्तु है या क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, और मैंने कहा भी था कि पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करोगे, जहां पाप किए होंगे वहां पर आप यूज नहीं करोगे। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप सिर्फ यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी कौन से वाला, फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला। अगर इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी पे करना है, वो कैश लेजर से पेमेंट करते हो। क्रेडिट लेजर ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला, रिवर्स चार्ज वाला नहीं। बच्चे कहते हैं हाँ यार ये तो बात याद आ गई हमें, तो सिर्फ इसमें चेंज किया। अब गवर्नमेंट कहते विवेक, हम तेरे क्रेडिट लेजर को यूज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ओए ओए, हाथ हटा, हाथ हटा, क्रेडिट लेजर से हाथ हटा। मेरे को यूज करना है, मेरे को यूज करना है, मेरी पेमेंट आ गई, मेरे को यूज करना है। ओए यूज मत कर लियो, यूज मत कर लियो, गवर्नमेंट कह रही है यूज मत कर लियो, कि हम तेरे क्रेडिट लेजर पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हम तेरे क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर पाएगा तू। कब? अगर तूने इन चारों में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया। अगर तूने इन चारों में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया ना, हम तेरा क्रेडिट लेजर रोक देंगे, उसको तू यूज नहीं कर पाएगा। सर ऐसे कौन कौन से डिफॉल्ट हैं एक बार मेरे को बताना जिसमें क्रेडिट डिसअलाउड कर देंगे। सबसे पहला डिफॉल्ट, सप्लायर का आता पता ही नहीं है। जिसने तेरे को सप्लाई की ना, सप्लायर का आता पता नहीं, मिस्टर इंडिया गायब गायब। सर मेरे को ए ने सामान बेचा, ए को ढूंढने के लिए गए, वहां तो भाई साहब नाला है, वहां तो भाई साहब कूड़े का डब्बा पड़ा है, वहां तो कोई दुकान ही नहीं है। तो भाई तेरा सप्लायर कौन है? कौन है तेरा सप्लायर? किससे लिया तूने सप्लाई? तो अगर सप्लायर का अता पता नहीं है और तूने आईटीसी क्लेम कर लिया, तेरा आईटीसी हम ब्लॉक कर देंगे, आईटीसी हम रोक देंगे। फिर दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि तूने आईटीसी क्लेम कर लिया, तूने आईटीसी क्लेम कर लिया बिना जीएसटी पे किए। मतलब याद करो, आपको मैंने कहा था कि जब वो जीएसटी पे करेगा तभी आप आईटीसी क्लेम करोगे, अगर वो जीएसटी पे नहीं करेगा आप आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। तो मतलब सप्लायर का अगर अता पता नहीं है उस केस में ब्लॉक कर देंगे। आपने नकली आईटीसी क्लेम कर लिया, नकली का मतलब कोई गुड सर्विस आपने रिसीव नहीं किया, आपकी फैक्ट्री में कुछ आया नहीं है, आप आईटीसी क्लेम करके बैठ गए हो। या आपने आईटीसी क्लेम कर लिया बिना जीएसटी की पेमेंट किए, या रिसीवर का अता पता नहीं है, मतलब जिसने आईटीसी क्लेम किया उसका अता पता नहीं है, जहां पे उसने बिजनेस दिखा रखा है वहां बिजनेस है ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट सिंपल से एक बात कहना चाह रही है, भाई साहब सप्लायर या रिसीवर इन दोनों में से कोई भी फ्रॉड निकला, कोई भी फ्रॉड निकला तो हम तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, मतलब उसको अलाउड नहीं करेंगे यूज करने के लिए, उसको डिस अलाउ कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई थी? ये बात क्लियर हो गई? अगर सप्लायर का अता पता नहीं है
तो आईटीसी तुम्हारा डिसअलाउड कर देंगे। अगर तुमने नकली आईटीसी क्लेम कर लिया तो तुम्हारा डिसअलाउड कर देंगे। बिना जीएसटी की पेमेंट के तुमने ले लिया तो आईटीसी डिसअलाउड कर देंगे। या तुम्हारे बिजनेस का पता ही नहीं, जो तुमने अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर दिखाया कि मैं यहां बिजनेस करता हूं, जब वहां गए तो वहां पे कोई मिला ही नहीं, वहां पे खाली जमीन है, तुम्हारा ऑफिस ही नहीं मिला। तो अगर तुम्हारा ऑफिस ही नहीं है तो ये ऑनलाइन जो तुम्हारा आईटीसी दिख रहा है इसको तुम यूज नहीं कर पाओगे। अब बच्चे ये बात कह रहे हैं, सर एक बात बताओ, अगर मान लो ये आईटीसी हमें को यूज करने नहीं देंगे तो ये आईटीसी मतलब कौन डिसअलाउड करेगा? कोई भी डिसअलाउड कर देगा, मतलब डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर। गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब सुना, गवर्नमेंट यहाँ पे गाइडलाइंस लेकर आई है जी। अब गाइडलाइंस क्या है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा? अब सुनना जी क्वेश्चन क्या बनेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है पर्सन हु कैज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब तुम्हारे आईटीसी पे, ओए इधर इधर इधर, तुम्हारे आईटीसी पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? तुम्हारे आईटीसी पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? या तो कमिश्नर या ऐसा ऑफिसर जिसको कमिश्नर ऑथोराइज करेगा। मतलब या तो कमिश्नर तुम्हें रोक देगा, तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे, या ऐसा ऑफिसर जिसको कमिश्नर ऑथोराइज करेगा। अगर तुम्हारा आईटीसी 1 करोड़ रुपए तक का है तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये तुम्हारे आईटीसी को रोक सकते हैं। ये तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम आईटीसी यूज नहीं करोगे। बट अगर तुम्हारा आईटीसी 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तुम्हें रोक सकते हैं। अगर तुम्हारा आईटीसी 5 करोड़ से ऊपर का है तो कमिश्नर को फिर खुद आना पड़ेगा, वही तुम्हारा आईटीसी रोकेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट क्या है? कि अपने क्रेडिट लेजर को खुल के यूज करो। हाँ जी, अपने क्रेडिट लेजर को खुल के यूज करो। खुल के यूज करो या रोक लगा देंगे? बताओ ना, अमेंडमेंट क्या आई है जी? जल्दी बोलो मेरे बच्चे, अमेंडमेंट क्या निकल के आई है? कि अपने क्रेडिट लेजर को खुल के यूज करो या रोक लगा देंगे? रोक लगा देंगे। कब रोक लगा देंगे? अगर सप्लायर का आता पता नहीं है, तुमने नकली आईटीसी क्लेम किया, तुमने बिना पेमेंट के आईटीसी क्लेम किया, अगर रिसीवर ने जो अपना एड्रेस दिखाया, अगर रिसीवर उस एड्रेस पे है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कह रहे तुम्हारा आईटीसी रोक देंगे। अब तुम्हारा आईटीसी रोकने की हिम्मत किस किस में है? जल्दी बोलो जी, तुम्हारा आईटीसी रोकने की हिम्मत किस किस में है? कौन रोक लगा देगा? सबसे पहला या तो कमिश्नर या ऐसे ऑफिसर जिसको कमिश्नर ऑथोराइज करेगा। अगर 1 करोड़ तक आईटीसी है तो एसी और डीसी। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक का है, तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर का है तो कमिश्नर खुद रोक लगाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। और क्या वो सारे आईटीसी पर रोक लगाएगा? नहीं। जितना उसको लग रहा है कि भाई साहब आपने आईटीसी गलत क्लेम किया, उतने पर ही वो रोक लगाएगा। ऐसा नहीं है सारे आईटीसी पर, प्रोपोर्शनेट आईटीसी पर भी रोक लगा सकता है। बट ये रोक जो लगेगी ना, मैक्सिमम 1 साल तक लगेगी बस। मतलब 1 साल में डिपार्टमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि आईटीसी फ्रॉड क्लेम किया है। अगर वो प्रूफ कर देगा अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल के बाद ये रोक अपने आप हट जाएगी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने टाइम तक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? 1 साल। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, आईटीसी 1 करोड़ तक का है, कौन रोक लगाएगा? एसी और डीसी। आईटीसी 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, कौन रोक लगाएगा? एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। आईटीसी 5 करोड़ से ऊपर का है, कौन रोक लगाएगा? कमिश्नर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कृष्णा, एक बात बताऊं, आज मैं आपकी एक और मनोकामना पूरी करने जा रहा हूं। अब बच्चे का नाम ही कृष्णा है। अब बच्चे का ये देखो, रोहित। रोहित, मेरे को लग रहा है मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है। मेरे बच्चे, वो कई बार पानी पुनी तो नहीं गिर गया ऊपर? देख लो, पानी जब गिर जाता है ना तो एक बटन दोबारा से वो दबता रहता है। एक बार चेक कर लो फटाफट से, ऐसा ना हो पानी पुनी गिर गया फोन के अंदर और फोन खराब हो जाए। हाँ, अभी तो मेरे को कर रहे हो, किसी को गलत मैसेज कर दिया फिर पकड़े जाओगे तुम कहीं पे। अरे सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हारी क्या मनोकामना पूर्ण की है। मैं ये नोट्स विद नोटिंग वाले टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओह माय गॉड, सच्ची सर, सच्ची। बस और बताओ, जो नोटिंग वाले नोट्स है ना, ये सारे के सारे मैं क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी, ठीक है जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ अगली अमेंडमेंट पे आओ जी। अगली अमेंडमेंट जो है वो रिटर्न के चैप्टर में है जी। अब वैसे ये अमेंडमेंट मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है, बट आपके लिए रेलिवेंट है।
बच्चा कह रहे समझा नहीं, मतलब रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? वैसे अगर मैं सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की बात करूंगा ना, अगर मैं उनसे बात करूंगा तो इतनी अमेंडमेंट रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए मैं क्यों कह रहा हूं रेलिवेंट, उसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है ना, इसमें चेंज आया है रिटर्न ना फाइल करने की लेट फीस में चेंज आया है। और आप सब जानते हो आपके इंस्टीट्यूट का और आपके साथ इनका बहुत गहरा नाता है लिमिट का। एग्जाम में कितनी लिमिट्स आती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। और कोई बड़ी बात नहीं, दिसंबर 22 के अंदर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि बताओ रिटर्न लेट फाइल की है, कितनी फीस लगेगी। तो इसमें जो चेंज है ना, इसमें चेंज सिर्फ लेट फीस के अंदर है, ठीक है जी। तो वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है जी। बट हमारे एग्जाम एमसीक्यूज वाले हैं, तो एमसीक्यूज लेवल में लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है जी। आओ जी अब एक बार चेक करो जी, इधर देखो ध्यान से। अब चेंज क्या है ये देखो जी। अब चेंज क्या है, बिल्कुल सिंपल है सर। 2 मिनट अगर बैठोगे ना, अगर 2 मिनट बैठोगे समझ में आ जाएगा। देखो चेंज क्या है। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना था, जीएसटीआर 3 फाइल करनी होती है। जीएसटीआर 1 क्या होती है? आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट, और जीएसटीआर 3 होती है जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। अब अगर ये नील की रिटर्न फाइल करनी है, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि नील की रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। मतलब अगर मेरी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो मुझे फिर भी जीएसटीआर 1 नील का फाइल करना पड़ेगा। अगर मेरी कोई पेमेंट नहीं है तो भी मुझे जीएसटीआर 3 नील की फाइल करनी पड़ेगी। बच्चा कहता मैं नहीं करता, मैं नहीं कर रहा, जो करना कर लो। यार हद हो गई यार, भाई जब मेरी पेमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों जीएसटीआर 3 फाइल करूं, मैं क्यों जीएसटीआर 1 अपलोड करूं? अगर मेरे नील की है तो भी मैं क्यों करूं? गवर्नमेंट मेरा क्या बिगाड़ लेगी? गवर्नमेंट करी आ जा आ जा। अब हम बताते हैं क्या बिगाड़ लेंगे तेरा। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि अगर तुमने नील की रिटर्न फाइल नहीं की तो 250 रुपए की फीस तुम्हें देनी पड़ेगी, और टोटल मिला के 500। मैं 500 क्यों कह रहा हूं? 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी, टोटल मिला के 500 रुपए की लेट फीस तुम्हारे हाथ में लगेगी जी। टोटल मिला के 500 रुपए की लेट फीस आपके हाथ में लगेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। तो मैं दोबारा बोल देता हूं जी, आपको नील की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अगर आप नील की रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो 500 रुपए की लेट फीस आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी। डन है? अब बच्चा कहता है सर अगर, अरे ये रिपीट रिपीट क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ के नहीं आए क्या? हैं नालायक कहीं के। इधर देखो ध्यान से, दिशा कह रही क्रक्स बताओ, काम खत्म करो, ये डिटेल वाला मामला मेरे पल्ले नहीं पड़ता। दिशा एक बार रिटर्न का चैप्टर खोलो सारे, मैं नहीं सुनूंगा। रिटर्न का चैप्टर खोलो, उसमें आपने क्या लिखा हुआ है? जीएसटीआर 1 कब फाइल करते हैं? चेक करो जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होती है? आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट होती है, अगले महीने की 11 तारीख को फाइल की जाती है। जीएसटीआर 3 मंथली रिटर्न होती है, 22 या 24, 20, 22, 24 तारीख को फाइल करते हैं। बोलो हाँ, कम से कम हाँ तो बोल दो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई नील है या जीएसटीआर 3 पेमेंट तुम्हारी नील आ रही है तो भी तुम्हें रिटर्न फाइल करनी है। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा मत कर, लेट फीस दे दे फिर। तो अगर मेरा जीएसटीआर 3 नील है या जीएसटीआर 1 नील है, उसमें मैं डिले करता हूं तो 250 रुपए की फीस, टोटल मिला के 500 रुपए की फीस लगेगी जी। टोटल मिला के 500 रुपए की फीस लगेगी, ठीक है जी। टोटल मिला के 500 रुपए की फीस लगेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। बच्चा कहता है सर अगर मान लो पेमेंट मेरी बनती है, भाई नील नहीं है, पेमेंट मेरी बनती है, और फिर अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करती है तुम्हारी टर्नओवर कितनी। अगर तुम छोटे एसएससी हो तो फीस कम लगेगी, अगर तुम बड़े एसएससी हो फीस ज्यादा लगेगी। सर छोटे एसएससी मतलब अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी और तुमने रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर 1000 रुपए ईच की फीस लगेगी। मतलब टोटल मिला के 2000 की फीस लगेगी। 1000 रुपए सीजीएसटी, 1000 रुपए एसजीएसटी, 2000 रुपए की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर टर्नओवर, अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, और फिर तुमने रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर
₹2500 CGST, ₹2500 SGST, टोटल 5000 की फीस लगेगी। और सुनना आप ध्यान से, अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 10,000 रुपए की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। 5000 CGST, 5000 SGST। सर एक बार दोबारा से, नहीं 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 नहीं, एक बार दोबारा से। सर ये अमेंडमेंट समझ नहीं आई। तो अमेंडमेंट समझ में तब आती है ना पहले पढ़ाओ। अब ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा ही नहीं है तो समझ में क्या आएगा। इधर देखो ध्यान से। आज मुझे पता है आधे बच्चे तो रिटर्न के चैप्टर में गुल हैं, उनको फॉर्म याद नहीं होते सर, बट करने पड़ेंगे ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा बनेगा। अब ये थोड़ा कहोगे सर हमने तो किए ही नहीं थे। एक बार फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, शायद आपको समझ में आ जाए। नहीं तो एक बार जाके रिटर्न का चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। इतना तो मेरे को बता दो, आपको ये तो पता है ना कि GSTR 1 एक फॉर्म होता है और एक GSTR 3 भी एक फॉर्म होता है, ये तो पता है। सर ये अमेंडमेंट क्लास सीए इंटर वाले बच्चे, मैंने कल भी कहा था जी, वो अपना सीए वाले चैनल पे जाएं, ABC वाले चैनल पे, उनकी अमेंडमेंट क्लास 16 तारीख को आएगी जी, ठीक है जी। मेगा हर केस में क्वार्टरली फाइल नहीं होती यार, हर केस में क्वार्टरली होती। वो तो क्वार्टरली तब होती है अगर आप QRMP स्कीम लेते हो। अगर मैंने QRMP स्कीम नहीं ली तो मंथली रिटर्न जाती है GSTR 3 भी। हर केस में क्वार्टरली नहीं है, कुछ केस में मंथली है, कुछ केस में क्वार्टरली है जी, ठीक है। अभी तो सुनो ध्यान से यार, मेरे को एक बात बताओ, अब वापिस आओ। इतना तो पता है कि एक GSTR 1 और एक GSTR 3 भी होती है, ये तो पता है ना। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो। अब मुझे ना बच्चों की तरह समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। बच्चे कह रहे सर आप देखो, आप ही हो हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ठीक है, हारे का सहारा विवेक बाबा हमारा, तो कसम लगे आपको हम बाबा बोलते हैं। तो यार एक मेरे को इतना दुखा, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, ग्रुप पता किस नाम से बना रखा है, गाबे का ढाबा। यार ये तो हद है। ये तो मैंने उस बच्चे को कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, क्या बोलना इस बच्चे को, खुद ही शायद अकल आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। वो बात एक अलग है। सर पहले लेट फीस नहीं थी क्या? पहले भी लेट फीस थी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बट अब लेट फीस में अमेंडमेंट आई है इसलिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब सुनो ध्यान से, एक होता है GSTR 1, एक होता है GSTR 3 भी, ये तो क्लियर है। GSTR 1 किसके लिए होता है जी? आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। और GSTR 3 भी होता है मंथली रिटर्न और कुछ केस में क्वार्टरली रिटर्न, जब में हम पेमेंट करते हैं। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, GSTR 1 में हम क्या फाइल करते हैं? जितनी मेरी आउटवर्ड सप्लाई होती है, मतलब जो मेरी सेल होती है, जितनी मेरी सेल होती है ना, वो GSTR 1 में इनवॉइस अपलोड होते हैं। और जो मेरी पेमेंट होती है वो GSTR 3 में जाती है। ये बात तो क्लियर है। एक बात मेरे को बताना, मैंने मान लो जुलाई के मंथ में मेरी कोई भी सेल नहीं है, सोच समझ के बोल देना, मेरी जुलाई के मंथ में कोई भी सेल नहीं है। जून के महीने में सेल थी, जून के महीने में सेल थी, ठीक है जी। अगस्त के महीने में सेल थी, जुलाई के महीने में कोई भी सेल नहीं है। तो क्या अगर इस मंथ में कोई भी सेल नहीं है तो क्या फिर भी मुझे GSTR 1 अब फाइल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? बस मेरे को ये बता दो, जल्दी बोलो फटाफट से जी। अरे मेरे को आंसर दो पहले फटाफट से जी। अगर मैंने जुलाई के मंथ में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं की तो क्या फिर भी मुझे GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस या नो? यस करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी। ये बात तो क्लियर है। अच्छा एक बात मेरे को और बताना जी, एक बात मेरे को और बताओ। अब मान लो मेरी टोटल लाइबिलिटी आ रही है 2 लाख रुपए की, ITC मेरा पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, मेरी पेमेंट आ रही है नील, मेरा GST नील आ रहा है, तो क्या तो भी मुझे GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अगर मेरी पेमेंट नील आ रही है, अगर मेरी पेमेंट नील आ रही है तो क्या तो भी मुझे नील की 3B की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस करनी पड़ेगी। ये बात तो क्लियर है, कम से कम हाँ तो बोल दो, करनी पड़ेगी ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि नील वाले केस में GSTR 1 भी जाती है, नील वाले केस में 3B भी जाती है। ये बात तो क्लियर है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने फाइल नहीं की, आपने कहा ऐसी की तैसी, नील है तो मैं क्यों फाइल करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तुम्हारी भी तैसी, अगर तुम नील की फाइल नहीं करोगे तो सुन लो कान खोल के बात, 500 रुपए की टोटल लेट फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। ये पहला चेंज है।
अब तो नहीं भूलोगे कि नील वाले केस में 500 रुपए की लेट फीस लगेगी टोटल, 250 सीजीएसटी, 250 एसजीएसटी। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा, सर नील नहीं है, नील नहीं है, मान लो मैंने सेल की है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, या मेरा जीएसटी की पेमेंट बनती है, और फिर मैंने लेट फाइल की, उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारी टर्नओवर कितनी है। अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तुम छोटे एसएससी हो, तुम छोटे एसएससी हो, फिर हम तुम्हें बख्श देंगे। क्या बख्श देंगे? अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, फिर 1,000 रुपये ईच, मतलब टोटल फीस 2,000 रुपये की लगेगी अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ है और तुमने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफॉल्ट किया। सर अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो फिर क्या होगा? फिर टोटल फीस लगेगी 5,000 की। सर अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर क्या होगा? तो फिर टोटल फीस लगेगी 10,000 की। ये लेट फीस है बस। अरे वत्सल क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, डन है ना? अब तो क्लियर है ना यार? अब तो क्लियर है। अब तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कम से कम। तो इतना बोल दो, नील वाले केस में क्या है? 500 रुपए की लेट फीस है। अगर केस नील वाला नहीं है, मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है तो 2,000 रुपए की फीस है। टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक की है तो टोटल फीस 5,000 रुपए की है। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो टोटल फीस मिला के आपकी हो जाएगी 10,000 रुपए की। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? पक्का पक्का। अब इसको लॉक कर दूं? चलो जी, ये तो हो गया अगर आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कोई भी डिफॉल्ट किया। ठीक है सर, एक आपने कहा था जीएसटीआर 1 भी होती है, एक आपने सॉरी जीएसटीआर 4 भी होती है। जीएसटीआर 4, अरे भाई ये कौन सी होती है यार? सर कसम लगे नहीं आ रहा समझ में, मैं नहीं आ रहा, प्लीज ना बता दो। जीएसटीआर 4 नहीं आ रहा ना? जीएसटीआर 4 याद नहीं आ रहा? याद कर लो जीएसटीआर 4, कुछ तो बता दो। किसकी होती है? कॉम्पोजिशन लेवी की। याद आ रहा है? कॉम्पोजिट स्कीम वालों की होती है। कॉम्पोजिट स्कीम वालों की एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है अगले साल की 30 अप्रैल तक, जीएसटीआर 4। अब अगर उसमें डिफॉल्ट किया तो क्या होगा जी? अगर जीएसटीआर 4 में डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? तो मैं आपको दिखाता हूं जी। देखो जी, अगर जीएसटीआर 4 में डिफॉल्ट करोगे, अगर वो नील है, अगर मतलब नील की फाइल करनी है तो वही टोटल 500, और अगर नील की नहीं है फिर आपने डिफॉल्ट किया तो 2,000 रुपए की फीस है। मतलब यहाँ पे दो ही फीस है, 500 और 2,000। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 से 5 है, 5 से ऊपर है। गवर्नमेंट करी छोटे बिजनेसमैन है, मारे जाएंगे बेचारे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, इत्तू इत्तू से घूम रहे, इनको क्या मारना, ये तो वैसे ही मरे हुए हैं नालायक। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट करी छोटे बिजनेसमैन है, ये तो वैसे बेचारे नीचे दब ही जाएंगे, इनको छोड़ो, इनके ऊपर हैवी फीस नहीं लगाएंगे। ये नील वाले केस में 500 रुपए की है, अदर केस में 2,000 रुपए की फीस है, काम खत्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2,000 रुपए तक की फीस है। और आप सब जानते हो ये 1.5 करोड़ तक की तो स्कीम ले सकते हैं, 1.5 करोड़ के बाद तो वैसे ही स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, इनको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इस केस में 2,000 रुपए की फीस है, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी, लॉक कर दे, पक्का पक्का। ठीक है जी, और एक छोटा सा चेंज अब यहाँ पे और आया जी। अब एक छोटा सा चेंज क्या है, एक बात मेरे को बताना। अब जीएसटी में जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट क्या है? जीएसटी में एनुअल रिटर्न जो फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट क्या है? उसकी डेट होती है 31 दिसंबर। अब ये चेंज ना वैसे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी आपके सप्लीमेंट में दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। अभी एनुअल रिटर्न की डेट ना इन्होंने एक्सटेंड की थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, 31 दिसंबर होती है, 28 फरवरी तक इसको एक्सटेंड कर दिया था, 28 फरवरी तक एक्सटेंड किया था। बट हमें अपने एग्जाम के लिए अगर वो ड्यू डेट की बात करेंगे तो आंसर हमारा 31 दिसंबर ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न की डेट एक्सटेंड होती रहती हैं। तो इन्होंने सप्लीमेंट में बस ये डाला हुआ है कि 20-21 ई की जो एनुअल रिटर्न थी उसको हमने एक्सटेंड किया था 28 फरवरी तक, तो वो हमारे काम की नहीं है। हमें ड्यू डेट ध्यान देने की, ड्यू डेट जो होती है हमारी 31 दिसंबर होती है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका चेंज है जी रिटर्न के चैप्टर में। डन है, क्लियर हो गया ना? पक्का पक्का।
तो रिटर्न के चैप्टर में मेन चेंज क्या है? मेन चेंज क्या है? लेट फीस। बस मेन चेंज क्या है? लेट फीस का चेंज है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। अब बस 2 चेंज हमारे बचे हैं, उसके बाद फिर हमारी सारी अमेंडमेंट हो जाएंगी पैक। और बिल्कुल सिंपल 2 चेंज बचे हैं, वो तब समझ में आएंगे अगर एक बार सीधे होके बैठ जाओगे। ठीक है जी, एक बार सीधे होके बैठ जाओ फटाफट से। अब अगला चेंज जो है ना, अगला चेंज जो है, हाँ एग्जाम के लिए 31 दिसंबर है जी। एग्जाम के लिए 31 दिसंबर है, आपको 28 फरवरी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डेट प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज होती रहती है। हमें ध्यान देना कि एक्ट में ड्यू डेट क्या है, तो एक्ट में ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर है। और वैसे भी हमारे एग्जाम के लिए 21 22 रेलिवेंट है। ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से, अब ये जो चेंज आया है ना, ये चेंज है इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में। एक चैप्टर था इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, और एक चैप्टर था डिमांड एंड रिकवरी का, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर इतना रेलिवेंट नहीं होता। बट मैंने कहा ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो उसने अगर हमारे CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में डाला हुआ है तो हमें करना तो है ही है। तो उसमें एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज के मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। अब चेंज ये निकल क्या रहा है, एक बात मेरे को सोच के बताना जी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर मान लो डिपार्टमेंट को किसी पर भी डाउट आता है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? उसकी सर्च कर सकता है, उसके सामान को सीज कर सकता है। ये मैंने कहा था ना। अब एक बात मेरे को सोच के बोलो जी। ठीक है जी, रिटर्न के चैप्टर की अमेंडमेंट खत्म ना? बिल्कुल खत्म अंजलि, डन हो गया जी। ठीक है, अब सुना ध्यान से जी। अब मान लो ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, रस्ते में डिपार्टमेंट ने मेरे को हाथ दे दिया, ओ कह रहा तू इधर रुक जा, ओ कह रहा तू इधर रुक जा। मैं भाई साहब गड्डी लेके जा रहा था, गाना सुनता हूं, मैं निकला ओ गड्डी लेके, डिपार्टमेंट का ओए रुको, कहाँ जा रहा है भाई, किधर जा रहा है? मैं कह रही अपना राजस्थान जा रहा हूं जी। अरे सामान दिखा, पहले सामान दिखा। हमने भी पुष्पा मूवी देखी है, झुकेगा नहीं साला। मैं कह रही पुष्पा मूवी देखी है मतलब? कह रहे हमें सब पता है, ऊपर होता है दूध, नीचे होती है स्मगलिंग, ऊपर होता है दूध, नीचे होती है स्मगलिंग। मैंने कहा भाई साहब ये तो पुष्पा देख के बैठे हैं भाई। मैंने कहा मैं क्या करूं, पकड़ा गया। आप सोच के बोलना जी। उसने सामान पकड़ा, ना तो मेरे पास इनवॉइस, ना तो मेरे पास इनवॉइस, ठीक है जी, ना तो मेरे पास इनवॉइस, ना मेरे पास ई वे बिल। और इनवॉइस भी गलत, मान लो अगर इनवॉइस है तो वो गलत है, ई वे बिल जो है वो भी गलत है, आपस में मैच ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने कहा रुक जा रहा है, चल भाई इसका सामान डिटेन कर, इसका सामान सीज कर ले जी, इसका सामान सीज कर ले भाई साहब, इसको पकड़ के खोपचे में डाल दे, चल अंदर चलो। बताऊं तेरे को भी, मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, अभी तक वो दिल छुड़वाते हैं, चल खोपचे में चल। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो मैंने क्या लिखा है जी। वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी गुड्स विद कॉन्ट्रावेंशन लो, कोई लो का कॉन्ट्रावेंशन किया, मान लो इनवॉइस नहीं आपके पास, ई वे बिल नहीं है, या रोंग ई वे बिल है, या इनवॉइस रोंग है, आपस में मैच नहीं हो रहा, कोई भी चीज है, तो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन एंड सीजर, ऑर्डर पास कर देंगे सामान सीज करने का। फिर आपको नोटिस देंगे पेनल्टी का, मतलब आपको अगर पता लग गया कि आप चोर हो, तो आपके घर में एक लव लेटर आएगा कि बताओ आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाएं। और जो नोटिस इशू करेंगे पेनल्टी का, उसके टाइम लिमिट होती है 7 दिन। ठीक है जी, और 7 दिन में पेनल्टी का ऑर्डर आ जाता है जी। और अब सुनना ध्यान से, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेनल्टी जमा करवानी पड़ती है। ये डेज याद करने हैं, आंसर इज नो। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैंने फिर भी लिखे हैं। ठीक है, मैंने लिखे यहाँ पे, बट अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर सामान सीज हो गया, मान लो आप चोर पाए गए, तो पेनल्टी का नोटिस आएगा 7 दिन के अंदर, ऑर्डर पास होगा 7 दिन के अंदर, और 15 दिन में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जो अमेंडमेंट आई है वो सुनना जी, अमेंडमेंट क्या आई है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर 15 दिन में पेनल्टी नहीं देते तो फिर हम रिकवरी कर लेंगे तुम्हारा सामान बेच के, हम तुम्हारे सामान के लगा देंगे ऑक्शन, सामान को सेल कर देंगे, उससे हम अपनी पेनल्टी की रिकवरी करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी कैसे करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, ऑक्शन के थ्रू तुम्हारा सेल कर देंगे। एक रूल 144A इन्होंने नया इंसर्ट किया है, जो मैं फिर कह रहा हूं एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो एग्जाम में इन्होंने डाला हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन अगर मैं प्रोफेशनल वाले बच्चों को भी बोलूं, उनके एग्जाम में शायद 1 या 2 नंबर का बन सकता है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनेगा जी कि क्या डिपार्टमेंट पेनल्टी की रिकवरी सामान सेल करके भी कर सकता है? आंसर इज यस।
तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि पेनल्टी की रिकवरी कर सकते हैं आपके गुड्स की सेल करके। अच्छा, अब अगर मान लो सेल करके जो पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिपार्टमेंट सबसे पहले उससे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालेगा, जो उसका स्टाफ लगा, उसके इतने खर्चे हुए सारे वो कॉस्ट निकालेगा। फिर वो अपनी पेनल्टी की रिकवरी करेगा, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो रिकवर करेगा, और फिर बचा हुआ पैसा वो आपको लौटा देगा जी। इस तरह से जो पैसा सेल रिकवर होगा उसका वो उसका यूज करेगा जी। ठीक है सर, फॉर गुड्स वाला पति क्या नहीं, कोई भी पिंटू, कोई भी गुड्स हो सकता है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी गुड्स हो सकता है जी। ठीक है जी, अगर आपका सामान सीज कर लिया, आपको पेनल्टी का नोटिस आएगा, पेनल्टी का ऑर्डर आएगा, आप अगर 15 दिन में दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे आपका सामान सेल कर देंगे। जो सेल से पैसा आएगा डिपार्टमेंट पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालेगा, ठीक है जी, फिर अपने ड्यूज रिकवर करेगा, अगर कुछ बच जाएगा फिर फाइनली वो आपको लौटा देगा जी। इस तरह से वो काम करेगा जी। तो बस ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ठीक है जी, ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है जी। बस आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, बस सिंपल सी बात है और ऑब्वियस सी बात है सर। अगर ये रूल नहीं भी आते, हेलो भैया, ओए ओए अदरक, एक बच्चा पता कैसे, एक बच्चा भाई साहब अदरक की तरह बैठा है ऐसे मुड़ के ना, ऐसे जैसे होती ना अदरक, आपने कभी अदरक देखी है? अदरक कभी शेप देखना, अदरक की ऐसे मुड़ के बैठी होती है, ये बच्चा सामने बैठा। ओ भाई क्या हो गया, कौन सा योगा है ये है अंकल भैया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हैं नालायक। ठीक है जी, तो ऑब्वियस बात है, अगर ये रूल नहीं भी आता तो अपने बोल दो कि अगर डिपार्टमेंट को पेनल्टी पे नहीं करते तो क्या डिपार्टमेंट के पास आपका सामान सेल करने की पावर होती या नहीं होती? यस होती। तो वही गवर्नमेंट ने बस यहाँ पे एक रूल इंसर्ट किया कि आपका सामान सेल करके वो रिकवरी कर सकते हैं, और जो सेल से रिकवर होगा उससे पहले वो अपनी रिकवरी करेंगे, फिर बैलेंस आपको पेमेंट कर देंगे जी। डन है जी। सर आपको कैसे दिखता है? मेरे कैमरे लगे हुए हैं देखो, ये कैमरे लगे हैं, देखो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है इस टाइम? ओ माय गॉड, ऐसे हो गए गाल आपके, ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे हंस रहे हो। अरे कई बच्चे नहीं हंसते, उनको भाई साहब बड़े से बड़ी कोई अगर जोक भी मार दोगे ना, वो जिंदगी में आए पता कैसे आए, ऐसे बैठे हैं। मतलब एक इंसान है सर, वो इतना हंसाने के अंदर माहिर है, बहुत बड़ा कलाकार है, ये उसकी ऐसे तैसे कर देंगे, ऐसे बैठे। वो कह रहा भाई साहब मेरे जोक में दिक्कत तो नहीं है, फिर उसको पता लगा मेरे जोक में दिक्कत नहीं है भाई, इसके फेस में ही दिक्कत है भाई, हंसता ही नहीं है भाई, ये कहां से आ गया भाई, जिंदगी में हंसा करो यार, लाइफ एक बार है, नालायक। चलो जी, तो ये अमेंडमेंट हमारी डन है जी। अब लास्ट अमेंडमेंट पे आओ जी, फटाफट से लास्ट अमेंडमेंट पे आओ। बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए अगेन रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाले हो चाहे प्रोफेशनल वाले हो। ये अमेंडमेंट इन्होंने क्यों दी है, सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है जी। अब सुनना ध्यान से, एक बात मेरे को सोच के बताना, बस मेरे को बस ये बता दो जी, मेरे को बस ये बता दीजिए, मेरे को बस ये बता दीजिए, अब क्या दमन एंड दियो और दादरा नगर हवेली क्या अलग अलग यूटी हैं या सेम यूटी हैं? बस ये बता दो जी, बताना मेरे को। खुशी प्रोसीजर तो कुछ भी नहीं है, 7 दिन में पेनल्टी का नोटिस आएगा, उसके बाद 7 दिन में ऑर्डर आएगा, 15 दिन में आपको पेनल्टी पे करनी है, नहीं पे करोगे आपका सामान वो सेल कर देंगे, गुड्स आपका सेल कर देंगे, प्रॉपर्टी आपकी सेल कर देंगे। जो सेल से पैसा रिकवर होगा, पहले डिपार्टमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिकवर करेगा, सेकंड अपने गवर्नमेंट ड्यूज रिकवर करेगा, तीसरा अगर कुछ बच गया तो आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देगा। ठीक है जी, सेम यूटी है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, पहले ये दोनों सेम थी या अलग अलग थी? बस ये बता दो, पहले ये दोनों सेम थी या अलग अलग थी, बताओ मुझे। अरे यार आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो, बताओ ना, पहले ये दोनों सेम थी या अलग अलग थी? पहले अलग अलग थी ना, पहले अलग अलग यूटी थी। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर दमन एंड दियो का अगर कोई क्रेडिट बचा हुआ था, या इसका क्रेडिट अगर कोई बचा हुआ था, तो क्या ये पुराना क्रेडिट, अब जब नई कंबाइन यूटी हो गई तो क्या है पुराने वाला क्रेडिट मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं? भाई ऐसा तो नहीं इनका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो दमन एंड दियो ने कहा हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचा हुआ है,
तो क्या वो बैलेंस, अब तो दोनों कंबाइन यूटी हो चुकी हैं, तो क्या वो बैलेंस जो हैं क्या अब ये नई कंबाइन यूटी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं? सोच के बोलना, कर सकते हैं नहीं कर सकते जी? कर सकते हैं नहीं कर सकते, बस मेरे को ये बता दो जी। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस या नो? ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं। अच्छा आपको बताओ, जो जीएसटी नंबर होता है ना, उसमें हर स्टेट का कोड होता है। आपको बता दूं, जीएसटी नंबर जो मिलता है ना, तो हर स्टेट का कोड होता है। अब सोच के बोला, जब ये दोनों अलग अलग यूटी थी, इनके कोड अलग होते होंगे। अब ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं, तो क्या इन दोनों का कोड अलग अलग होगा या एक ही कोड होगा? एक कोड होगा। तो नया कोड जो है, देखो ये मर्ज होके एक यूटी बन चुकी है, इनका नया कोड है 26। तो मे बी शायद ही आपके एग्जाम के अंदर बन जाए कि दोनों जो मर्ज होके यूटी बनी है, इसका नया कोड क्या है, तो कोड नंबर 26 है जी। ठीक है, और देखो मैंने क्या लिखा है, प्रायर मर्ज, मतलब मर्ज होने से पहले जो बैलेंस आईटीसी है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो आफ्टर मर्जर एट द टाइम ऑफ फाइल बिलो फैंड, मतलब जीएसटीआर 3B। जब तुम जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो पिछले वाला आईटीसी तुम इसके थ्रू इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि तुम्हारा बैलेंस आईटीसी खराब नहीं जाएगा, क्योंकि यूटी मर्ज हो चुकी है, कोड नंबर 26 है, और जो बचा हुआ आईटीसी है इसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो जी। ठीक है, और इसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। मेंशन इन अदर कैटेगरी इन जीएसटी पोर्टल, जब जीएसटी पोर्टल पे जाओगे, जब रिफंड क्लेम करोगे तो उसमें बताना पड़ता है आप रिफंड क्लेम क्यों कर रहे हो, तो उसमें एक ऑप्शन होगा अदर कैटेगरी का, तो अदर कैटेगरी में डाल देना। जैसे कई बार होता नहीं, आप कैब कैंसिल करते हो, तो कैब कैंसिल में क्या होता है, ड्राइवर टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, ठीक है, ड्राइवर डिनाई, फिर उसमें तो अदर रीजन होता है ना, जब हमारे रीजन उसमें नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं, अदर रीजन। तो वही सेम यहाँ पे, क्योंकि अभी नई नई कंबाइन हुई है तो जीएसटी पोर्टल पे इसका ना कोई अलग से ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम अदर रीजन में जाना और वहां डिफाइन कर देना कि हमारी यूटी मर्ज हुई है, हमारा आईटीसी बचा हुआ है, इसलिए हमें रिफंड क्लेम करना है, हम तुम्हें रिफंड दे देंगे जी। ठीक है, तो मेन अमेंडमेंट बस ध्यान देने वाली बात क्या है जी, कंबाइन यूटी हो चुकी है, कोड नंबर 26 हो चुका है, जो बचे हुए आईटीसी हैं उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें रिफंड क्लेम करना है तुम रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, जैसे वॉलंटरी ट्रांसफर होते हैं स्कीमें, बिल्कुल प्राची, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके हमारी सारी अमेंडमेंट खत्म हो चुकी हैं जी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की। तो सारी अमेंडमेंट खत्म हो चुकी है, उठ के मत भागना अभी, अभी पूरी बुलाओ और उनको बुलाओ, क्रक्स वाले बच्चों को बुलाओ, फटाफट से आवाज मार दो एक बार, जल्दी अंजलि आवाज मार दो सबको, फटाफट से आवाज मार दो जी, जल्दी एक बार फटाफट से आवाज मार दो क्रक्स वाले बच्चों को। लास्ट के 5 मिनट में जो आज हमने 11 अमेंडमेंट की हैं, 1 बाय 1 मैं फटाफट से रिवाइज कराऊंगा, और मैं ये क्लियर कर दूं अमेंडमेंट सारी कंप्लीट है, इसके अलावा कोई सिंगल अमेंडमेंट भी नहीं है। अब ना अमेंडमेंट की टेंशन छोड़ देना, अब अपना रिवीजन पे ध्यान लगा लेना, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी हैं, और सारे ग्रुप में अगर कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो सारे बेकार के हैं, वो जून 23 के होंगे। दिसंबर 22 की टोटल अमेंडमेंट आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं दोबारा से कह रहा हूं जी। अब सिर्फ करनी है आपको रिवीजन, ठीक है जी। और 15 सितंबर से हमारे जीएसटी दरबार स्टार्ट हो रहे हैं। 15 सितंबर, आज हमारी 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15 तारीख को मैं शाम को 7 बजे आऊंगा जी। और कल से एफएम की पाठशाला स्टार्ट हो रही है, अरुण सेतिया सर शाम को 9 बजे आएंगे। जिनका भी ग्रुप 2 है सर, मैं कह रहा हूं एक बार आप रिवीजन क्लास में अगर बैठ गए ना, आप अगर ना दीवाने हो गए फिर आप मुझे बोल देना, मतलब आप सर की डेडिकेशन, मतलब ये लगा लो सर बस अब दिसंबर अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर आप साथ नहीं छोड़ोगे ना तो हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना मुझे पता है जी। तो कल शाम को 9 बजे एफएम की पाठशाला स्टार्ट होगी अरुण सेतिया सर के साथ, और फिर 15 तारीख से जीएसटी दरबार स्टार्ट होंगे शाम को 7 बजे लाइव जी। चलो जी, एक बार फटाफट से क्रक्स बता दो जी, इधर देखो ध्यान से, ये लो जी। रिसेंटली उनको नहीं देखना ना, अगर उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं तो ये 2 लेक्चर देखने हैं। अभी क्लासेस अगर उनकी चल रही हैं तो उनको नहीं देखनी अमेंडमेंट, ठीक है ना। अगर क्लासेस चल रही हैं तो नहीं देखनी, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं तो ये 2 अमेंडमेंट क्लास आपको देखनी पड़ेंगी जी। इनकम टैक्स की रिवीजन जीएसटी के बाद होगी जी,
जो इनकम टैक्स की रिवीजन चाह रहे हैं स्टूडेंट दरबार देख लें, जून 22 वाले फुली अपडेटेड है। फाइनेंस एक्ट 21 उसमें है, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप वहां पे जाओ, उस लिंक पे सारी क्लास आपकी स्टूडेंट दरबार की हैं। इनकम टैक्स की मोस्ट डिटेल रिवीजन आपकी वहां पे पड़ी हुई है और फुली अपडेटेड है। फाइनेंस एक्ट 21 की उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आप उसको देख सकते हो जी। और जीएसटी के आप मेरे साथ कर लेना। प्रोफेशनल के लिए दरबार मैंने पहले भी कहा था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे अरुण सेतिया सर के यूट्यूब चैनल पे, मैं वहां स्टार्ट करूंगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जी, ठीक है जी। चलो इधर देखो यार ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार मेरे को ना फटाफट से क्रक्स बताओ यार। लो जी 5 मिनट लूंगा जी, 5 मिनट में 11 अमेंडमेंट। हाँ जी 5 मिनट में 11 अमेंडमेंट, ओए सुन के जाना है जी। बस मेरे बच्चे बस लास्ट 5 मिनट, टोटल 11 अमेंडमेंट, 5 मिनट में फटाफट से रिवीजन करेंगे, देन फिर इसको पैकअप करेंगे जी। आओ जी एक बार फटाफट से आ जाओ जी जल्दी। कस्टम कब हो रहा है? अरे कस्टम भी हो जाएगा, कस्टम की सारी क्लास मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों की, प्रोफेशनल की अरुण सर के चैनल पे, एग्जीक्यूटिव वालों की यहाँ पे, और रेगुलर लेक्चर डाल दूंगा कस्टम के। तो कस्टम के तो 5 नंबर मैं पक्के करवा दूंगा, वो तो फ्री के नंबर है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो यार, अपना बीच बीच में ये मत पूछो ये कब होगा वो कब होगा। आपको भी 15 तारीख से जीएसटी दरबार देखने हैं, कल से एफएम की क्लास है, बस इतना सुनो भी आप, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, प्रोफेशनल की एक और अमेंडमेंट क्लास जो आएगी वो आएगी 13 तारीख को अरुण सेतिया सर के यूट्यूब चैनल पे जी, ठीक है। अब इधर देख लो ध्यान से जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 क्या जी? सर अमेंडमेंट नंबर 1 आज जो हमने किया है, एक तो ई इनवॉइस वाले केस में 20 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है, पहले 50 करोड़ की लिमिट है, 20 करोड़ की हो चुकी है, अमेंडमेंट नंबर 1 ही है। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 आपने बताया ई इनवॉइस कहाँ पे जरूरी नहीं है, तो IMBG और SP और LG। आई का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, M का मतलब मल्टीप्लेक्स हो गया, B का मतलब हो गया बैंकिंग कंपनी, G का मतलब हो गया GTA, और S का मतलब हो गया SCZ हो गया, P का मतलब हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, और L का मतलब हो गया लोकल अथॉरिटी, और G का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। उसके बाद जी सप्लाई अगर आप करोगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर को तो B2C मानेंगे, डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ये अमेंडमेंट नंबर 3 है। अमेंडमेंट नंबर 4 जो ई-वे बिल आपका ब्लॉक किया है वो आउटवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक किया है, इनवर्ड सप्लाई पर अब ब्लॉक नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक है। उसके बाद 5वीं अमेंडमेंट क्या है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लायर नकली है, रिसीवर नकली है, आईटीसी गलत क्लेम किया आपने, तो अगर आपने इनमें से कोई डिफॉल्ट किया तो आपके आईटीसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। कौन लगाएगा? या तो कमिश्नर या इसको वो ऑथोराइज करेगा। अगर 1 करोड़ तक है तो एसी और डीसी, 1 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो कमिश्नर खुद रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, और ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक ही लगेगी, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अब फिर आ गया रिटर्न। अब रिटर्न में लेट फीस आ गया। लेट फीस में अगर नील की रिटर्न है, अगर नील है तो टोटल मिला के 500 की फीस है। अगर नील की नहीं है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो टोटल मिला के आपकी फीस लगेगी 1000 रुपये की, सॉरी हाँ 1000 रुपये की फीस, मतलब टोटल मिला के सॉरी 2000 रुपये की फीस लगेगी। और अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक की है तो 5000 की फीस टोटल मिला के है, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है तो टोटल फीस मिला के 10,000 की फीस आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये हमारा GSTR 1 और 3 भी है। अगर मैंने GSTR 4 में कोई डिफॉल्ट किया कॉम्पोजिट वाले में, तो भैया सिंपल सी बात है, नील वाले केस में टोटल फीस 500 रुपये की है, अदर केस में टोटल फीस 2000 रुपये की है। ये GSTR 4 है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 28 फरवरी 2022 हो चुकी है। 20-21 वालों के लिए जो मैंने कहा एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। अगला फिर क्या रहा है, दमन एंड दियो दादरा नगर हवेली, अब ये कंबाइन हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं तो एक कोड बन चुका है, कोड नंबर 26 IT से आप ट्रांसफर कर सकते हो और उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। फिर अगला केस हमारा आया था जी आपका गुड्स डिटेन करने वाला। भाई अगर मान लो आपकी स्मगलिंग वाला गुड्स है, आपके पास इनवॉइस नहीं है, ई-वे बिल नहीं है, आपस में मैच नहीं कर, आपका गुड्स डिटेन कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको नोटिस देंगे पेनल्टी का 7 दिन के अंदर। उसमें जब वो नोटिस दिया जाएगा आप उसका रिप्लाई करोगे, फिर 7 दिन में पेनल्टी का ऑर्डर आ जाएगा, 15 दिन में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी पे नहीं करोगे आपका सामान सेल कर देंगे, ऑक्शन में लगा देंगे, उससे रिकवरी करेंगे, जो रिकवरी उससे होगी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकाली जाएगी, गवर्नमेंट के ड्यूज निकाले जाएंगे, अगर कुछ बच गया तो फिर वो आपको वापस कर दिया जाएगा जी। ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। ये सारी अमेंडमेंट है, टोटल मिला के 11 अमेंडमेंट है जी बस।
डन है जी। तो अब मैं ये नोट्स, ये वाले नोट्स जो हैं मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसको मैं पिन भी कर दूंगा, इसको मैं पिन भी कर दूंगा जी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जो मेरे यहाँ वाले हैं। और इसके अंदर ना एक अमेंडमेंट आपको और देखने को मिलेगी लास्ट में, बट वो लिखा हुआ मैंने ओनली फॉर CS प्रोफेशनल। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको ना करें, वो सिर्फ CS प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और जो चैप्टर 3 है एग्जाम्शन वाला, उसके ऊपर ही मैंने लिखा है नोट फॉर CS एग्जीक्यूटिव, वो भी आपने नहीं करना। बाकी सारी अमेंडमेंट आपकी हो चुकी हैं जी। डन है जी। अच्छा, इसकी फोटो क्लिक करनी है, कर लो जी। ये मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा, ये टेलीग्राम पे नहीं डलेगा। इसकी अगर फोटो क्लिक करनी है तो ये लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। लाइक ठोक के जाना नालायक को, लाइक कर दिया करो यार, लाइक शेयर कर दिया करो। कल देखो 550 बच्चा था, आज 350 बच्चा, तभी मेरा दिल दुखता है कि बच्चे कितने नालायक है। मतलब टीचर बच्चों के लिए भाई साहब लाइव आके बैठ रहे हैं, और बच्चे ऐसे नालायक है, बच्चा कहता है ऐसे की तैसी टीचर की मैं बाद में भी देख लूंगा, मेरा क्या उखाड़ लोगे आप। और बस मेरे दिल में ना, मेरे दिल में दिल है, मेरे दिल में दिमाग नहीं है एक्चुअली। अगर मेरे दिल में दिमाग होता ना, मैं प्राइवेट कर देता। अब दिल में है दिल, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ये वाली। मैं चाहता हूँ बच्चों का बुरा ना हो जाए, बट कम से कम उनको भी समझना चाहिए यार कि जब सर लाइव आ रहे तो हम भी लाइव आके बैठे। और लाइव में देख लोगे, बाद में टाइम नहीं मिलता जी, से बता रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलता। ये बाद में कहने की बात है, बाद में देख लेंगे, बाद आती नहीं है कभी, तभी बच्चों के एग्जाम में रिजल्ट नहीं आते। अब सोच के बोलना, जो 200-250 बच्चे आज कम आए हैं जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं देखी, पता नहीं कब देखेंगे जी, पता ही नहीं कब देखेंगे। फिर बाद में पता क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट क्लास कब आएगी, कैसे अमेंडमेंट करेंगे। अभी कई बच्चों के मैसेज आएंगे, देखना, अमेंडमेंट क्लास कब आएगी, कैसे करेंगे, वो सोए उठ के जागते हैं फिर अभी। ठीक है जी, चलो जी, डन है जी। चलो शायरी शायरी शायरी, यार शायरी मैं क्या सुनाऊं। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं। क्या बात है भाई साहब, ओ माय गॉड। ठीक है जी, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब 15 तारीख को शाम को 7 बजे। बाकी कल आपको 9 बजे यहाँ पे आके बैठना है। जिन्होंने FM की रिवीजन करनी है, कल सारे बच्चे 9 बजे लाइव आएंगे अरुण सर की क्लास में। 7 बजे हम मिलेंगे 15 तारीख को GST के दरबार में। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी, बाय बाय, जय हिंद जी। यस खुशी, 31 दिसंबर ही है जी, आपकी ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर ही है।